बच्चों, आज इस कोविड-19 के दौर में अपना बचाव सबसे प्रमुख कार्य है। कोरोना से बचाव करते हुए हमें आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। इस कड़ी में आज हम रासायनिक बलगति के तीसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, जरा उस चीज को हम लोग समरी कर लें। सबसे पहले हमने आपको बताया कि बलगतिकी है क्या। बलगतिकी वह होती है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के गति का अध्ययन कराती है कि रासायनिक अभिक्रिया कितने समय में पूरा हुआ, कैसे हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो क्या क्या बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। हम इन सबके बारे में डिटेल अध्ययन करते हैं। अब जब बलगति के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे दो बातें होंगी। पहली चीज होगी कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो अभिकारक की सांद्रता और समय पे क्या प्रभाव पड़ता है। सिंपल सी बात है, अभिकारक है तो अभिकारक की सांद्रता समय के साथ साथ धीरे धीरे क्या होगी, घटेगी, तभी ना प्रोडक्ट बनेगा, उत्पाद बनेगा। और जब हम इनका अध्ययन करते हैं तो एक होता है औसत दर, अभिक्रिया का औसत दर को हम डेल्टा से दिखाते हैं, और एक होता है ताक्षणिक दर जिसको हम dx/dt से करते हैं। इसके बाद हमने आपको वेग समीकरण बताया, दर नियतांक बताया, दर नियतांक की विभिन्न इकाइयां बताई और दो वर्ड महत्वपूर्ण बताए, एक अभिक्रिया की कोटि और दूसरा बताया आणविकता। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है कि अभिक्रिया की कोटि, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि अभिक्रिया की कोटि, है ना, अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि मैंने बताया था, आज इस चीज को आप फिर से समझें। अभिक्रिया की कोटि यह एक प्रायोगिक टर्म है। यह क्या है? यह एक प्रायोगिक टर्म है। हम अभिक्रिया को देखकर अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण नहीं कर सकते, याद रखें। हमें अभिक्रिया की कोटि को देख के अभिक्रिया जैसे मैंने लिखा 2NO2 तो ये बना 2NO प्लस। अब हम देख के बोलेंगे यार अभिक्रिया की कोटि तो यहाँ 2 है तो 2 होगी, नहीं। यह एक इसके वेग समीकरण पर निर्भर करता है। अभिक्रिया की कोटि जो होती है वह उसके वेग समीकरण पर निर्भर करता है। जब हम इसके लिए वेग समीकरण लिखेंगे तो क्या होगा, अगर हमने कहा अभिक्रिया की वेग समीकरण अगर हम देखें तो इसका R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, NO2, और इसके पावर आपने क्या लिखा, x। तो R बराबर क्या हुआ, K NO2 के पावर 2x। अगर x के जगह पे हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि अभिक्रिया की कोटि क्या हो, 3। ये भी हो सकता है कि अभिक्रिया की कोटि क्या हो, x प्लस y हो, a प्लस b। एक और उदाहरण देखें, जैसे या यहाँ पे अगर आपने 1 लिख दिया, आधा लिख दिया, ये भी सही है। तो यह कौन से कोटि की अभिक्रिया हो गई, अर्ध। समझ में आया? मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था, जिस तरह से हम पुलाव पनीर कितना भी बाजार से ला के रख दें, लेकिन हम गारंटी नहीं ले सकते कि यह बढ़िया बनेगा। उसी तरह से अभिक्रिया की कोटि के जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं उसको देख के हम उसकी कोटि का निर्धारण नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ हमने आपको बताया था कि अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक टर्म है और इसका मान, हाँ, अगर ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, अगर ये लिखा हुआ है, अगर हमको K के साथ दर लिखा हुआ है तो हम कर सकते हैं, हाँ भैया ये अर्ध कोटि की अभिक्रिया। कौन सी कोटि की अभिक्रिया हो गई? और इसकी इकाइयां भी होती हैं हर कोटि की अभिक्रिया के लिए।
हर कोट की अभिक्रिया के लिए दर नियतांक का मान अलग अलग होता है ना। जैसे अगर हम कहें एक अभिक्रिया है 2SO2 प्लस O2, ये बना 2SO3 और R बराबर लिखा K, कॉन्सेंट्रेशन SO2 का 3/2 और O2 का लिख दिया 1। अब बताओ यह कौन से कोट की अभिक्रिया हो गई? आप देख के बताएं, इनके घातांकों का योग कर दो। ये K के साथ लिखा हुआ है ना, हम इसको देख के नहीं बता पाएंगे कि 2 और 1 3 कोटि की, गलत। लेकिन इसको 3/2 धन 1/2 बराबर 5 बराबर 2.5 कोटि की अभिक्रिया। इसकी कोटि क्या होगी? 2.5। कोटि क्या हो गई? 2.5। कैसे 2.5 हो गई? इन दोनों का आपने योग ऐड कर दिया। 3/2 प्लस 1 बराबर 5/2। ये बात समझ में आ गई। इस तरह से हम कोट, अब कोट के लिए क्या होता है? K का मान होता है। K क्या है? दर नियतांक, वेग नियतांक। अगर हमने कहा कोई अभिक्रिया हो रही है, देखिए जरा, A से B बन रहा है ना, तो इसका R क्या होगा? R इज प्रोपोर्शनल टू A की सांद्रता, ठीक है। अगर हमने कहा कि यह शून्य कोट की अभिक्रिया है, कौन से कोट की अभिक्रिया है? शून्य कोट। चलो जी, शून्य कोट की अभिक्रिया है तो R बराबर क्या हो गया? K A के पावर A के घात से 0 हो जाएगा, तो R बराबर क्या हो गया? K। R बराबर क्या होता है? R बराबर क्या होता है? R बराबर है दर मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, और दैट इज K। तो शून्य के कोटि की अभिक्रिया के लिए K का मान क्या है? मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। यह क्या है? K का मान कौन सी कोटि की अभिक्रिया के लिए है? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए K का मान ये है। अब कहें नहीं भैया अभिक्रिया की कोटि प्रथम है, तो अगर हमने कहा इसी के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए R इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, है ना, तो R बराबर क्या हुआ? K A की घात 1। तब K का मान क्या हो गया? K बराबर R/A। A क्या है? सांद्रता है। सांद्रता की इकाई मोल प्रति लीटर होती है ना, सब जानते हैं, वेरी गुड। तो R का मान क्या हो गया? मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। और सांद्रता का मान क्या हो गया? मोल प्रति लीटर। ये कट गया, ये कट गया, तो K का मान क्या आया? प्रति सेकेंड। तो भैया ये कौन से कोट की अभिक्रिया हो गई? प्रथम कोट। अब जैसे यहाँ पे आपका आया था 2.5 या 3/5/2 कोट, तो इसका K का मान क्या होगा? चलो इसके K के मान को देखें। यहाँ कहीं 3/2 कोटि की अभिक्रिया है, तो कोई अभिक्रिया हो रही है R बराबर K A का पावर कितना हो गया? 3/2। तो K बराबर क्या होगा? R/A पावर 3/2। वेरी गुड। तो R बराबर क्या हो गया? मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। और ये कितना हो गया? A का मतलब सांद्रता का मतलब ही होता है मोल प्रति लीटर। बहुत बढ़िया। अब आपने इसको 3/2 कर दिया, है ना। अब इस 3/2 का दोनों गुणा करोगे तो मोल 3/2 ऊपर ले जाओगे तो मोल से माइनस कर दोगे, और जो आएगा वो यूनिट आएगा। तो अगर आप देखें पिछले साल बोर्ड परीक्षा में अभ्यास का 4.1 प्रश्न डायरेक्ट वही पूछा गया था। आप अभ्यास का 4.1 प्रश्न देखें, किताब में अभ्यास का 4.1 प्रश्न पूछा गया है कि अभिक्रिया की कोटि क्या है और K का मान क्या है। सीधे 4 नंबर का प्रश्न, 5 नंबर का प्रश्न पूछा था। 4.1 रासायनिक बलगति का अभ्यास प्रथम प्रश्न, उसमें पूछा है कि अभिक्रिया की कोटि निकालो और K का मान भी बताओ। तो आप जो R बराबर K लिखा तो आप कोटि निकाल लेंगे और उसका मान बता देंगे। आया समझ में? तो हम सिंपल कह सकते हैं अभिक्रिया की कोट। मैं अभिक्रिया की कोट पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ?
क्योंकि यही आपकी इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। ठीक है, अब इसके बाद एक नया टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं आणविकता। क्या कहते हैं? आणविकता। आता है आणविकता क्या होती है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या। तो आणविकता एक सैद्धांतिक टर्म है। कितना का कौन सा टर्म है? सैद्धांतिक। और आप जानते हैं कि सैद्धांतिक टर्म जो होते हैं, सैद्धांतिक टर्म किस पे निर्भर करते हैं? सैद्धांतिक टर्म का मान पहला तो फ्रैक्शन में नहीं होगा, भिन्न में नहीं होगा, होल नंबर होगा, 1 2 3 होगा, दशमलव में नहीं होगा, धनात्मक नहीं, ऋणात्मक नहीं होगा। ठीक है, तो ये आणविकता होती है। तो एक प्रश्न पिछली बार भी बताया था और अभी भी बताया है, अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में अंतर स्पष्ट करो। अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में अंतर स्पष्ट करो। अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में अंतर। चलो अब आगे देखें। अभिक्रिया की कोटि का समाकलित भाग, आगे देखें फिर। अगली बात देखें इसका, अभिक्रिया की कोटि का समाकलित। चलिए देखें, हम कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? बताइए। शून्य कोटि की अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं होती। हाँ? तो बात आई कि भैया शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण दो। तो वो सभी अभिक्रियाएं जो उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती हैं, वह कौन सी अभिक्रिया होती है? शून्य कोटि। वह अभिक्रिया कौन सी होती है? शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है जो उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। जैसे अगर हमने कहा इधर देखो, H2 + Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्या बना आपका? 2L। बताइए ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? देखने में तो लग रहा है 1 1 2 कोटि, नहीं भैया, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं N2 + 3H2 प्लेटिनम उत्प्रेरक के साथ, ये क्या बना? 2Na। बोलो भैया यह कौन से कोटि की अभिक्रिया है? शून्य। अब देखने से तो 4 लग रहा है ना, कारण क्या है? क्यों हम इसे, यह अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। जैसे आपको कहा गया, खाना वाना दे दिया गया कि आज तुम्हारी परीक्षा है, आज तुमको खाना बनाना है। ठीक है, खाने में पुलाव पनीर से बढ़िया तो कुछ होता ही नहीं, है ना? फर्स्ट क्लास पुलाव का चावल दे दिया गया, पनीर दे दिया गया, है ना? बढ़िया मिक्स वेज बनाने के लिए आलू गोभी शिमला मिर्च वगैरह सब दे दिया गया। ठीक, अब आपको लग रहा है, शाम बाहर बोला हाँ बनाओ, बैठ गए आप बना रहे हैं। अब आपने क्या किया? खिड़की से राजकमल होटल से जाके खाना मंगा दिया। बात समझ में? मंगा दिया, अब वही खाना लाके दे दिया, हम अरे वाह बहुत बढ़िया बना, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है भाई? वो जो आपको हमने दिया वो तो बेकार हुआ ना। क्यों? आप एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में वो कार्य को संपादित करेंगे, किए कि नहीं किए? इसी तरह से इस कोटि की अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? शून्य कोटि। चलो अब कहें कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है, P से R बन रहा है ना? तो जरा देखें, इसके लिए जब हम लोग समाकलित रेट देखते हैं तो हम इसके लिए क्या करेंगे भैया? देखो सॉरी उल्टा लिख दिया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, Dr R से क्या बना? P। ठीक है, यह कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? शून्य कोटि। तो अगर हम कहें इसको, इसका रेट देखें अगर हम, तो नाउ dR/dt, ये क्या होगा? -dR/dt, है ना? -dR/dt।
ये प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ के, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ आर हुआ। एक्चुअली में क्या है, दोनों जगह आर आर आ जाएगा तो आपको कंफ्यूजन होगा, तो हम आपको इसे किताब में जो लिखा है उसके अनुसार इसको करें। एक सेकंड जरा इसे मिटा के पूरी तरह से करें टॉपिक के साथ। चलिए, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए समाकलित समीकरण है ना, क्या देखना है, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए हमें क्या देखना है, समाकलित समीकरण। ओके, चलो देखते हैं फिर। इसको हम कहते हैं समाकलित वेग समीकरण। क्या कहेंगे, देखें, समाकलित समाकलित वेग समाकलन होता है इंटीग्रेशन। समाकलन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो समाकलित वेग समीकरण अगर हम शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए देखें, किसके लिए देखें, शून्य कोट के लिए। देखो पहला स्टार्ट करते हैं हम, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से समझें। शून्य कोट के लिए अब बताओ, अगर हम कहें कोई रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक, उसके लिए दर नियतांक का मान है 2 × 10⁻³ प्रति सेकंड, तो वह कौन सी कोट की अभिक्रिया होगी, प्रथम कोट। अगर लिखा है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है तो शून्य कोट की है ना, तो हम के मान से भी कोटि का निर्धारण कर सकते हैं। चलो, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए अगर हम देखें तो जैसे ये R है और ये क्या बन रहा है, P बन रहा है, ठीक। अब इसका अगर हम वेग देखें तो वेग आपको पता था मैंने कि अभिकारक का वेग हम माइनस ऋण में लिखते हैं। माइनस साइन दिखाता है कि अभिकारक की संख्या लगातार क्या हो रही है, घट रही है। तो इसको वेग क्या कहेंगे, माइनस डी आर बाई dt। तो दिस वन इक्वल टू क्या होगा, के आर की सांद्रता, इस पे क्या रख दिया, शून्य। मतलब क्यों, यह शून्य कोट की अभिक्रिया है, इसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं होता। बहुत सही कहा। तब वेग को अगर हम देखें तो क्या लिखेंगे फिर आगे, माइनस dr/dt बराबर, अब ये शून्य हो गया तो क्या पूरा 0 हो जाएगा क्या, बहुत सही। तो बचा के, तो दैट इज के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा आपका माइनस dr/-dr, हाँ, तो दैट इज माइनस के है ना। ये आपका वेग हो गया, वेग क्या हो गया, dr = माइनस के dt। अब इसको हम क्या करते हैं, समाकलित करेंगे, हाँ, dt के फॉर्म में समाकलित करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, dr = क्या हो जाएगा भाई, k kt प्लस i, kt प्लस i। i यहाँ पे क्या है, समाकलित स्थिरांक। i क्या है, i आपका कहलाएगा समाकलित स्थिरांक। अब ये देखो, ये आपका बहुत बढ़िया समीकरण बन गया। अब आपसे पूछे हम कि भाई जब अभिक्रिया शुरू होने जा रही है, हुई नहीं, जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है तो समय क्या होगा, बहुत सही कहा, समय मतलब t बराबर क्या होगा, 0। तो जब t बराबर 0 है तो अभिकारक की सांद्रता कितनी होगी, पूरी होगी, मतलब पूरी सांद्रता तो कमी नहीं होगी ना। तो बहुत सही कहा, उस समय r बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, r0 होगा कि नहीं होगा। अब अगर हम इस
टी का सब वैल्यू यहाँ पे रख दे तो यहाँ पे आपका क्या आया, डी आर नॉट। सुनो, डी आर नॉट बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू 0 प्लस आई। तो डी आर नॉट बराबर क्या हो गया, आई। आई का मान क्या हो गया, डी आर नॉट। हुआ कि नहीं हुआ? अब अगर हम इस आई के मान को ध्यान से देखें, अगर हम इस आई के मान को समीकरण में रख दें, आई के मान को अगर हमने कहा रख दिया समीकरण में, तो देखें क्या होता है भाई, अच्छे से समझे। आई का मान समीकरण में रखने पर, ठीक है, आई का मान कहां रखा तुमने, समीकरण में। तो समीकरण में रख दिया तो क्या हो गया, देखो भाई, डी आर सर आई बहुत सही। आई का मान आर इस पे रख दिया ना, तो सॉरी एक बहुत बड़ी गलती कर दी भाई, हमने जब समाकलन कर दिया तो डी कहाँ रहा, डी तो पूरी तरह से गायब हो गया ना यार। भाई समाकलन कर दिया ना, समाकलित कर दिया तो डी तो पूरी तरह से गायब हुआ। अरे वाह, तो सब लोग सो रहे हो लगता है। बोर्ड पे अगर गलती ना हो, बोर्ड पे अगर गलतियां ना हो तो पता ही ना चले कि क्या लिख दिया। मैंने लिखा समाकलित करने पे, और समाकलित जब किया तब डिफरेंशिएशन कहाँ गया, डी कहाँ रहा, डी तो चला गया ना भाई। समाकलन लगता है गणित में पढ़े नहीं होगी। हाँ यही कारण है। अब देखो, जैसे ही आपने इसका नाम उस पे रखा तो r बराबर क्या हुआ, सुनो r, इसको ऐसा करो ये t टाइप है, rt बराबर क्या हो गया, kt प्लस, बहुत सही, kt प्लस r नॉट, अंदर रखो या बाहर रखो बात बराबर। r नॉट मतलब प्रारंभिक सांख्यता, rt मतलब क्या हो गया, t समय पे सांख्यता, बहुत सही कहा। और ये माइनस kt तो हाँ माइनस तो रहेगा ना, माइनस kt कहाँ गायब कर दिया तुम, अरे यार तुम लोग तो सत्यानाश करा रहे हो। अब देखो, हाँ माइनस kt रहेगा। अब इस माइनस kt को यहाँ पे ले आओ तो ये क्या बना, kt बराबर क्या हो गया, r नॉट माइनस rt, t टाइम की सांख्यता। सो नाउ k बराबर क्या हो गया, r नॉट माइनस rt बटे, ये क्या हो गया, k हो गया। व्हाट इज k हो गया इसका दर, इसी को हम क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक। k का मान हो गया वेग स्थिरांक r नॉट माइनस rt बाई t। समझ में आ गया? तो अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया है, क्या है, सुने, अगर हम कहेंगे भैया शून्य कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता है 50 मोल प्रति लीटर, और कुछ समय बाद उसकी सांद्रता हो गई कितना, 10 मोल प्रति लीटर, 10 मिनट में समय है, तो उसका वेग नियतांक ज्ञात करो। तो फार्मूला प्रारंभिक सांद्रता माइनस अंतिम सांद्रता बाई के निकल गए। अब यहाँ पे बताते हैं, जैसे एक आदमी है, उसका जीवन काल 100 साल है ना, तो जब वो 50 साल में पहुंचा तो उसको क्या कहते हैं, अर्ध। भाई नहीं कहते, वो अपनी जिंदगी का आधा जी चुका है, उसको कहते हैं अर्ध आयु काल। क्या कहते हैं, अर्ध आयु काल वह आयु काल होती है जिसमें कोई अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा खत्म हो जाता है, ठीक है, अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा। तो चलो हम अर्ध आयु काल निकालते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए यहीं पे निकाल देने तो बाद में टेंशन होगा, तुरंत देख लो। प्रश्न है शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल। चलिए ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का हम अर्ध आयु काल देखें, तो अर्ध आयु काल में कहेंगे तो जरा देखो, आर नॉट तो ठीक है, लेकिन आरटी कितना हो जाएगा अर्ध आयु काल में, अपना प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो जाएगा, हो जाएगा।
टाइम कितना हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा टी हाफ, अर्ध आयु का। तो अब हम कहें, जरा देखें, टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा, आर नॉट माइनस आर नॉट बटे 2 होगा, बटे के, बटे के। तो ये आपका आ गया 2 आर नॉट माइनस आर नॉट बटे 2 के, ठीक है। तो ये कितना है आपका, देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा आर नॉट, टू मल्टीप्लाई 2 आर नॉट बटे 2 के, हाँ आर नॉट बटे क्या आ गया आपका 2 के। तो अर्ध आयुकाल क्या आ गया, आर नॉट बटे 2 के। मतलब जरा अच्छे से लिख रहा हूं, समझे इस चीज को, देखें आर नॉट बटे 2 के। अभी आपने बताया था कि क्या बताया था, शून्य कोट की वह अभिक्रिया होती है जो, क्या बताया था, जो सांता पर निर्भर नहीं करती, आया समझ में। लेकिन शून्य कोट की अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जो सांता पर निर्भर नहीं करती। लेकिन शून्य कोट की अभिक्रिया का अर्ध आयु का टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट है कि नहीं? देखो कितनी बड़ी मिस्ट्री है। शून्य कोटि की अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जो सांता पर निर्भर, लेकिन शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल सांता पर निर्भर करता है। अगर हम इसके बीच में एक ग्राफ खींचते हैं, किसका, टी हाफ और आर नॉट, किसके लिए, शून्य कोटि के लिए, किसके लिए, शून्य कोटि। तो अगर आप शून्य कोटि के लिए इसके बीच एक ग्राफ खींचेंगे तो ये क्या जाएगा, स्ट्रेट जाएगा, जो यह सिद्ध करता है कि अर्ध आयुकाल, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल सांता पर समझ में आया। तो ये बात आई। अब वैसे अगर हम कहते हैं तो बिना सिंपल करेंगे तो स्ट्रेट जाएगा, इस तरह का ग्राफ आएगा, मतलब वो उस पर निर्भर नहीं करता। शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, ये बात समझ में आ गई, गुड। तो जरा इनको अच्छे से नोट लें। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हम लोगों ने क्या निकाल दिया, समाकलित वेग समीकरण। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हम लोगों ने निकाल दिया समाकलित वेग समीकरण। चलिए जी, अब यही वेग समीकरण हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निकाल दें। किसके लिए निकाला जाए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अगर हम समाकलित वेग समीकरण निकालें तो देखिए क्या क्या आता है। चला जाए, यस सर, चलिए, वेरी गुड। समझ में आ रहा है कि सो रहे हो, आ रहा है जी, बहुत बढ़िया। नहीं आ रहा है तो झपकी तो आ ही रही है जी सर, बहुत बढ़िया। इतने दिन बाद पढ़ाई करोगे तो झपकी तो आना है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए चलिए हम समाकलित वेग समीकरण देखें। ओके, तो भैया प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, देखा जाए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आप देखेंगे R is P, ठीक है। इसे मिटा देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन बना रहेगा। चलिए फिर देखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। चलिए भैया, तो अगर R बराबर P है तो इसका वेग क्या होगा भैया बताएं जरा। वेग बराबर माइनस डी आर बटे dt इक्वल टू क्या होगा, के, बहुत सही कहा, दैट वन इक्वल टू के, ठीक है, क्लियर है। अगर अब हमने कहा के के साथ क्या होगा तुम्हारा r का कॉन्सोनेंट है, अभिक्रिया के सांता के बराबर होगा, बहुत सही। नाउ माइनस dr बराबर क्या होगा जरा देखें तो, या अगर ऐसा करें इसके
साथ हम इसको ले लें तो माइनस डी आर बटे आर इक्वल टू क्या हुआ, दैट इज के डी। क्लियर हो गया। अब अगर हम इसका समीकरण वो करें, क्या करें, समाकलन करें। समाकलन जब हम करते हैं तो समाकलन में क्या आएगा भाई, समाकलन में एक इंटीग्रेशन साइन आएगा, डी आर डी, इन दोनों को इसके रिस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो क्या आएगा समाकलन अगर हम करते हैं तो ये समाकलन के लिए दैट इज एल एन आर या आई एन लिखो, एल एन एंटी लॉग आई एन इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब जरा इसके बाद अगर हम कहानी देखें तो क्या होगा भाई, वही कंडीशंस है। एट टाइम जीरो, अगर हम कहें एट टाइम इक्वल टू जीरो, देन आर इक्वल टू क्या होगा, आर नॉट। प्रारंभिक सांद्रता अपनी सांद्रता की क्या होगी, जीरो होगी, होगी कि नहीं होगी। तो इसको ब्रैकेट में लिखो, आर सांद्रता, आर की सांद्रता बराबर दैट इज द आर। क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं, डाउट हो तो बोलो। अब अगर हम देखें जरा तो इसका इंटीग्रेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, ठीक है। तो जब टाइम जीरो है तो केटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, केटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। लेकिन एक चीज होगा, टाइम इक्वल टू जीरो तो माइनस के इंटू जीरो प्लस आई, तो दैट सिंपल आर नॉट इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज आई। आर नॉट बराबर क्या हो गया, आई। अब यहां से हमारी कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। यहां से हमारी कहानी इस तरह बदलेगी कि इस आई का मान यहां पे है ना। अब देखो यहां पे आई का मान बहुत सही, समीकरण एक में रखने पर, चलो ये समीकरण एक में इसको आई का मान रख देते हैं। यस सर। तो क्या आ जाएगा जरा देखिए, अभी इंटीग्रेशन करें, एलएन करेंगे तो लॉग के फॉर्म में लाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस क्या हो जाएगा, आर नॉट, आर की सांद्रता। अब जरा देखो, अब नहीं, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे एलएन के, सॉरी मैंने दो जगह पे दिया, अगर हम इसको यहाँ पे भी इंटीग्रेशन के फॉर्म में ले चले, क्योंकि इंटीग्रेटेड है तो हमको इसको लॉग के टर्म में करना पड़ेगा, लॉग के फॉर्म में करना पड़ेगा। और जैसे हम इसको लॉग के फॉर्म में करेंगे 2.303 लेना ही पड़ेगा, लॉग बेस ए में करना पड़ेगा। तो ओवरऑल अभी हम इसको आई एन के फॉर्म में लेके चले, समझ में आएगा, आई एन के फॉर्म में लेके चले, इंटीग्रेशन फॉर्म में लेके चले तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आई एन माइनस के टी हो गया। अब जरा देखें अगर हम तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटीग्रेशन का टर्म्स है, देखो माइनस के टी। अब देखो वहां पे था शून्य कोटि की अभिक्रिया के, हम लोगों ने उसको डायरेक्ट परिवर्तित कर दिया, लेकिन यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट आर नॉट नहीं तो आर एल एन के फॉर्म में होगा ना, ये तो बोला था, आर इंटीग्रेशन के फॉर्म में होगा। तो हम बल्कि a इंटू बी है तो a बाई बी कर सकते हैं, माइनस है जिसे हम किस फॉर्म में करते हैं, a बाई बी। तो अब आपने देखा इंटीग्रेशन r बटे सॉरी आर नॉट बटे आर, वहां पे ले जाओ, आर नॉट बटे आर, गुड, दैट वन इक्वल टू माइनस के टी। अब यहां तक करने के बाद ध्यान से समझे, यहां तक करने के बाद आप डायरेक्ट लॉग बेस लगा दो, log 10 का बेस लगा दो। तो जब आप log 10 का बेस लगा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, या अभी एक और इसके और कर सकते हैं, इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं ना। हाँ, इसको सिंपलीफाई करने से हो जाएगा ln। हाँ, इसको सिंपलीफाई कर ले तो सिंपलीफाई करने के बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा, सॉरी लॉगरिथम एंटी लॉगरिथम के टर्म में आएंगे 2.303। अब एक चीज और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे के भी है और टी भी है, ठीक है। एंड आर नॉट क्या है, व्हाट इज आर नॉट,
प्रारंभिक सांद्रता, आर क्या है अंतिम। तो अगर हम बात करें दैट इज द के, अगर सिंपल करें दैट इज द के इक्वल टू taking logarithm on both sides, k equal to 2.303 by t log r naught by तो these are the first order of reaction। ध्यान से सुनिए, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए k की वैल्यू यहाँ पे आ गई। इवन एक्चुअली में है क्या कि जो मैथ नहीं पढ़े हैं उनको इसके आगे आने में प्रॉब्लम हो जाती है। अब भाई जो क्या कहते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के टर्म में बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं है, वो प्रॉब्लम आएगा। तो k इक्वल टू क्या है आपका 2.303 by t log प्रारंभिक सांद्रता बाय माइनस अंतिम सांद्रता, तो दैट इज r नॉट बाय r लिखा आपने। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं k इक्वल टू 2.303 by t log, अगर हमने प्रारंभिक सांद्रता a लिया, प्रारंभिक सांद्रता कितना लिया a, तो आफ्टर सम टाइम वो कुछ घटेगा, तो log a by a minus these are the rate constant। अगर हम फर्स्ट कोटि की अभिक्रिया लेते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया लेते हैं, तो k बराबर क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या है 2.303 by t log a by a minus x। तो अगर हम कहें कि भैया प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। अब चलो इस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल देखें जी। प्रथम सुनो जी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल देखते हैं क्या होता है। व्हाट इज द अर्ध आयुकाल, हाफ लाइफ पीरियड। अर्ध आयुकाल वो होता है जिसमें प्रारंभिक सांद्रता हो। तो अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल क्या होता है t हाफ। t बराबर क्या हो गया t हाफ, और a है, और a माइनस x बराबर क्या हो जाएगा a by 2 होगा कि नहीं होगा, a माइनस x बराबर a by 2। तो जरा वैल्यू लिखें, t हाफ बराबर क्या हो गया 2.303 by k log a by 2। प्रारंभिक सांद्रता का आधा हुआ कि नहीं हुआ। अब अगर आप इसको आगे देखते हैं तो क्या आता है उसको समझ लें। उसको आपका क्या आता है t हाफ बराबर 2.303 by k, a कट गया दैट इज log 2। तो t हाफ बराबर क्या हो गया 2.303 by k, और log 2 का वैल्यू होता है 0.30। अब जब आप इस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो t हाफ बराबर क्या होता है, मल्टीप्लाई करें तो आएगा 0.693। हाँ 0.693 बाई के। ये आपका दिखाता है अर्ध आयुकाल प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो अगर आपने देखा अर्ध आयुकाल प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल जो होती है वह क्या सांद्रता का कहीं नामो निशान आ रहा है क्या। तो आप देखेंगे सीधे अर्ध आयुकाल प्रथम कोटि की अभिक्रिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by k। तो देखो कैसी है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, अर्ध आयुकाल निर्भर नहीं करता। दिमाग यही केमिस्ट्री की बहुत बड़ी मिस्ट्री है, समझने में सालों लग जाते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है कौन करता है कौन नहीं करता। समझे, शून्य कोटि की अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जो सांद्रता पर निर्भर, लेकिन शून्य कोटि की अर्ध आयुकाल सांद्रता पर निर्भर करता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, लेकिन प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। बात समझ में आई। तो इन सब चीजों को समझने के लिए हमें बेसिक अध्ययन करेगा। प्रश्न लिखे कई किताब, अब जैसे देखो हमने लिखा है, एक प्रश्न लिखा है
हम कहें कि भाई प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 90% पूरा होने में, कितना परसेंट, 90%। अगर उसका के का मान कुछ दिया है, अब बोले कि भैया 90% मानो, हमने कहा के का मान है 2, अगर हमने कहा इसे हटा दें, हमने कहा कि भाई प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 90% पूरा होने में कितना समय लगेगा, तो भाई के का मान दिया, के का मान दिया 2.3 into 10⁻³ प्रति सेकेंड। इसको देख के जान जाएंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इसको 90% पूरा होने में कितना समय लगेगा, कितना पूरा होने में 90%। तो भैया के बराबर लगाओ फार्मूला 2.303/t log a माइनस x। हमको निकालना है क्या, टाइम, तो t बराबर क्या होगा 2.303 के का मान रखो 2.3 into 10⁻³ log 90% है तो स्टार्टिंग a कितना होगा 100, a माइनस x कितना होगा 9, भाई 90% है, 100 माइनस 90 बराबर 10, तो ये कितना हो गया 100/10, 100 माइनस 90 आया, तो t बराबर 2.3 कट गया, मान के चलो, तो कितना है बराबर 10⁻³ log तो मतलब इसको 1000 ले लो, that becomes 1000 log ऊपर कितना होगा भाई 100/10, that become log 10, log 10 का वैल्यू कितना रहेगा 1, तो that is टाइम कितना हो गया 1000, कितना आ गया 1000 सेकंड समय लगेगा। किताब में इस तरह की अभिक्रियाएं दी हैं। अब एक प्रश्न दिया है कि एक कोई 5 से घटकर 3 हो जाता है, कितना हो जाता है 5 से घटकर 3, यानी कि 5 अब यहाँ पे शब्दों का खेल है, एनसीईआरटी में प्रश्न है, पाठ्य निहित प्रश्न है, तुमको क्या निकालना है, के निकालना है, उसकी कितना घट जाता है 5 से घटकर 3 हो जाता है। भाई अब 5 से घटकर 3 हो गया तो 5 माइनस 3 करने की जरूरत नहीं, वो तो डायरेक्ट हम 3 लिखेंगे, बात समझ में। अब कहेंगे बताओ भैया 75% पूरा होने में कितना समय लगेगा, 100 में 75 पूरा, लेकिन पूरी दिमाग यहाँ पे आपका होना चाहिए कौन से कोटि की अभिक्रिया है ना। अब चलिए हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं, इनको अगर आप करेंगे तो अच्छा लगेगा, निश्चित रूप से नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अब आप पे निर्भर है कि आपको करना है कि नहीं करना है। एनसीईआरटी की किताब में कुछ प्रश्न हैं, जरा इनको देखा जाए। तो सबसे पहले प्रश्न देखें हम, पेज क्रमांक 100, हाँ पेज क्रमांक आप आइए, कितना दिया है 112 में उदाहरण दिया है, ठीक है। और पेज क्रमांक 114 का 4.5 और 4.6, पेज नंबर 114 का 4.5 और 4.6 प्रश्न करने हैं। जरा देखिए, करेंगे बहुत बढ़िया लगेगा, नहीं करेंगे तो सबसे बढ़िया लगेगा। इसके बाद सुनो, इसके बाद आपको अभ्यास प्रश्न आ गया। अभ्यास प्रश्न का 4.16, पेज नंबर 122, पेज नंबर 122 का कितना करना है आपको 4.16, 4.18, 4.19, ठीक है, 4.24, 4.24, ठीक।
इतना करने के बाद आपसे ये प्रथम कोटि के समाकलित वेग समीकरण की चीज़ें आ जाएंगी। एक वीडियो और बचेगा जिसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? उस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आर्हेनियस समीकरण, के का तापमान उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, आर्हेनियस समीकरण पढ़ेंगे। उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है और संघट्य का सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आपको हल करने हैं। कोविड-19 में अपना बचाव करना है, कोरोना से बचाव करना है। इसी के साथ हम लोग अगले चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू।